वैलेंस बॉन्ड थियरी, हेडिंग डाल लीजिए सब लोग। वैलेंस बॉन्ड थियरी, देखना बेटा, वैलेंस बॉन्ड थियरी यानी कि VBT, ये एक ऐसी थियरी है जिसमें हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी एनर्जी के साथ रिलेट करेंगे। उसको ऐसे समझ लो कि जब दो एटम, मान लो एक एटम यहाँ पे है, ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये उसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक दूसरा एटम आपके पास यहाँ पे है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों एटम जब एक दूसरे के आसपास हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस काम कर रहे होंगे। सवाल ये है कि कितने टाइप के अट्रैक्शन फोर्सेस काम कर रहे हैं। ये मान लो ये ए है और ये क्या है, बी है। तो इस ए के पास एक न्यूक्लियस होगा जिसे हम Na बोलेंगे, और इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये Na बोलता हूँ मैं इसको, ठीक है। और इसको क्या बोलूँगा, Nb का मतलब B का न्यूक्लियस, Na का मतलब A का न्यूक्लियस, ये Ea का मतलब A का इलेक्ट्रॉन, Eb का मतलब B का इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं कितने टाइप के अट्रैक्शन फोर्स हो रहे हैं। सबसे पहला अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है कि A का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। B का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। अब तीसरा, A के इलेक्ट्रॉन को B का न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होगा। ऐसा भी तो हो रहा है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के पास हैं तो A के इलेक्ट्रॉन को B का न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है। ये अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए मैंने इसको एक दूसरे की तरफ खींचते हुए दिखा दिया कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आपने कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है, A वाले का जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब B वाले का जो इलेक्ट्रॉन है वो A के न्यूक्लियस से भी तो अट्रैक्ट हो रहा होगा, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे को खींच रहे होंगे, हाँ या ना। आपने कहा कि भैया 4 टाइप के अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहे हैं, ध्यान से देखना कौन कौन से 4 टाइप के अट्रैक्शन फोर्स। A का न्यूक्लियस A के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, B का न्यूक्लियस B के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, A के इलेक्ट्रॉन को B का न्यूक्लियस खींच रहा है और B के इलेक्ट्रॉन को A का न्यूक्लियस खींच रहा है। ये अट्रैक्शन फोर्स हो गए। रिपल्सन फोर्सेस देखता हूँ, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होंगे तो क्या यहाँ पे A और B का न्यूक्लियस एक दूसरे को बेटा रिपल नहीं कर रहा होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल कर रहा होगा। क्या ये जो इसका इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपल कर रहे होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब रिजल्ट कैसे पता चलेगा कि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है या रिपल्सन फोर्स, डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे से पास आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, रिपल्सन फोर्स कम है। और अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो रिपल्सन फोर्स ज़्यादा है और अट्रैक्शन फोर्स कम है। और चेक कर लेते हैं। इस दौरान जब हमने ध्यान से देखा तो हमने देखा कि आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे थे। अब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं और एक दूसरे के पास तब तक आते रहेंगे जैसे कि ये एक दूसरे के पास इतने पास आ गए, दोनों एक दूसरे को टच करने लगे। यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अब इनके बीच में रिपल्सन फोर्स अभी भी काम कर रहा है और अट्रैक्शन फोर्स भी काम कर रहा है। दोनों एक दूसरे को बस टच किए हैं, लेकिन इस टच करने से बॉन्ड नहीं बनता। बॉन्ड क्या होगा कि अभी भी आप देखेंगे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, और जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो तब तक एक दूसरे के पास आते रहेंगे जब तक अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स एक दूसरे के बराबर ना हो। सोचो, बताओ, फिर से सोचो और बताओ। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो क्या दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे, और अगर दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो तब तक पास आते रहेंगे जब तक कि अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बराबर ना हो जाए। तो वो दोनों एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं तब तक आएंगे जब तक कि दोनों फोर्स बराबर ना हो जाए। जिस कंडीशन पे अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बराबर हो जाएगा उस दौरान दोनों एटम एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ पाएंगे कि ना आप तो एक दूसरे से दूर जा पाएंगे ना ही एक दूसरे के पास आएंगे। क्यों? क्योंकि रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होने पे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे के पास आएंगे। और जब दोनों फोर्सेस बराबर हो गए तो अब ना एटम एक दूसरे से दूर जा पाएंगे ना ही एक दूसरे के पास आ पाएंगे। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं बॉन्ड। अब वो एक दूसरे से जुड़ चुके हैं
और इस तरीके से जुड़ गए हैं तो ना पास आ सकते हैं ना दूर जा सकते हैं। अब इसी कंडीशन को हम बोलते हैं बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर जब न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आएंगे तो इनके बीच में ये बना बॉन्ड, और इस बॉन्ड के दौरान आप देखेंगे ये जो एरिया है इस एरिया को बॉन्ड एरिया बोलते हैं या ओवरलैपिंग एरिया बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस की बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी बेटा? बॉन्ड लेंथ। और ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया हो गया? ये बॉन्ड एरिया हो गया, ये बॉन्ड एरिया हो गया, और ये हो गया आपका बॉन्ड लेंथ। अब आप सोच रहे होगे कि आखिर इसका एनर्जी से क्या कनेक्शन है? आओ दिखाता हूँ। एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच में एनर्जी रिलीज होती है, और जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उस टाइम उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यही तो सिखाया था। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई भी, मैं यहाँ पे रेडियस r लिख रहा हूँ, दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस लिख रहा हूँ, और यहाँ पे एनर्जी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताएंगे अगर मान लो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ाता चला जाऊँगा तो इसका मतलब एनर्जी चाहिए, और अगर उनके बीच की डिस्टेंस को मैं कम करता चला जाऊँगा तो इसका मतलब एनर्जी। तो अगर सोचो एक दूसरे से वो बहुत ज़्यादा दूर थे, पहले एटम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर थे, थोड़े से एटम एक दूसरे के पास आए और एक दूसरे को टच किए, फिर वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए एटम। तो बताओ क्या लगता है, जब इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा दूर थे उस टाइम पे एनर्जी क्या बहुत कम रही होगी? और जैसे जैसे वो एक दूसरे के पास आना शुरू किए, मान लो एनर्जी यहाँ पे हम मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ, जैसे यहाँ पे जैसे ये दोनों दूर थे बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे थी, जैसे जैसे वो एक दूसरे के पास आए एनर्जी रिलीज होने लगी, एनर्जी रिलीज होने लगी, एनर्जी रिलीज होने लगी, रिलीज तब तक रिलीज होगी जब तक कि वो एक दूसरे के पास इस तरीके से ना आ जाएं कि वो जुड़ जाएं और ना पास आ पाएंगे ना ही दूर जा पाएंगे। उस केस में जितनी एनर्जी निकलनी थी वो निकल चुकी है, और इसी मैक्सिमम एनर्जी को हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एनर्जी है इसी एनर्जी की क्या बोल रहे हैं बेटा? बॉन्ड एनर्जी बोल रहे हैं। अब इस दौरान अगर मैं और ज़्यादा पास लाने की कोशिश करूँगा, अब बताओ क्या होगा? क्या मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी? देनी पड़ेगी। और इस वजह से जैसे थोड़ा सा पास लाने की कोशिश करोगे एनर्जी बड़ी तेज़ी से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी, थोड़ा सा भी एनर्जी पास इन दोनों को पास लाने की और कोशिश करोगे बहुत तेज़ी से पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी कि अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये बीच की जो गैप है ये क्या है? बॉन्ड एनर्जी। और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो गैप आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या ये बात क्लियर होगी? और ये जो एरिया है इसी को क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड एरिया। ये आपका दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है जो आपको एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है, एनर्जी जो कि आपको वाई एक्सिस पे दिखाया गया। फिर से बता दो, अगर दो एटम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं तो उनके बीच में एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं होगा, ना तो एब्जॉर्ब हो रहा है ना तो रिलीज हो रहा है। जैसे उन दोनों के एक दूसरे के पास लेके आऊँगा एनर्जी रिलीज होना शुरू होगा, एनर्जी रिलीज होता गया, रिलीज होता गया, रिलीज होता गया, और जब वो एक दूसरे से इस कदर जुड़ जाएंगे कि ना पास आ पा रहे ना दूर जा पा रहे हैं, उसी टाइम पे मैक्सिमम एनर्जी का रिलीज होना होगा। उसके बाद अब एनर्जी रिलीज नहीं होगा, वही मैक्सिमम होगा। और उसके बाद अगर आप उसे एनर्जी और मतलब उसे एक दूसरे के पास लाना चाह रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया। ये रहा आपका ग्राफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी का ग्राफ। लेकिन इससे पहले कि ये ग्राफ बनाएं मैं आपको बता दूं पहले कितने टाइप के अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स काम कर रहे हैं। अब बताओ यहाँ से आने से पहले इधर बताओ क्या हो रहे थे? इस पॉइंट से पहले अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा था या रिपल्सन फोर्स ज़्यादा था? अट्रैक्शन फोर्स, तभी तो एक दूसरे के पास आ रहे थे। तो आप कहेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। और अगर मैं इसके बाद की बात करूं, इस पॉइंट के बाद की बात करूं, ये जो पॉइंट है इसके बाद की बात करूं, क्या होगा बेटा? फोर्स ऑफ रिपल्सन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस वजह से रिपल्सन फोर्स के ज़्यादा होने की वजह से ये अचानक से बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ ग्राफ भागा है। फिर से देखना एक बार, अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल अट्रैक्शन कहाँ कहाँ पे लग रहा है तो आप क्या क्या बताओगे? कहाँ कहाँ पर अट्रैक्शन लग रहा है? आप कहेंगे Na और EA के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, यही ना? और NB और EB के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, और NA EB के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, NB EA के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है। रिपल्सन बताओ बेटा, रिपल्सन कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है?
Na और Nb के बीच में रिपल्सन लग रहा है और Ea और Eb के बीच में रिपल्सन लग रहा है। इन सब के दौरान भी आप देखेंगे कि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और जब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो आगे सारा प्रोसीजर आपके सामने लिख दिया गया है। इस ग्राफ को आप बनाएंगे, फिर इसके कुछ पोस्टुलेट के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जल्दी से अपनी कॉपी में से नोट करें। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो, वैलेंस बॉन्ड थियरी का सिंपल सा मतलब है कि ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे, जैसा कि मैंने ओवरलैपिंग दिखाया है। अब अगर ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्बिटल कितने तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के लिए कुछ बातें जहां ध्यान से देख लो। जैसे कि आपके पास S है, अभी फिलहाल के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग मैं आपको दिखाऊंगा, S का एंड P का। सिर्फ 2 ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग दिखाऊंगा। S का जो स्फीयर होता है वो कैसा होता है बेटा? S का जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल। जबकि P का जो शेप होता है वो कैसा होता है? डम्बल, ऐसे ना। अब इसमें आपके 2 लोब दिख रहे हैं, इसलिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हमें समझ के चलना पड़ेगा कि एक लोब आपका पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। जबकि अगर S की बात करें तो स्फेरिकल है, तो इसे सिर्फ पॉजिटिव समझ के चलेंगे, ठीक है। अब जब ओवरलैपिंग हो रहा है, कितने टाइप की ओवरलैपिंग हो सकता है मैं पहले समझा देता हूं। तो ओवरलैपिंग सबसे पहले S और S की ओवरलैपिंग जब करेंगे तो S और S की ओवरलैपिंग में देखो इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा। तो 2 पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के ऊपर मस्त ओवरलैप करें, इसे पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। कौन सा? पॉजिटिव। ओवरलैपिंग 3 तरीके का होगा, मैं तीनों तरीके बता देता हूं। एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक नेगेटिव ओवरलैपिंग और एक जीरो ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में देयर आर 3 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग: पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग। और देखते हैं, अगर सेम फेज की ओवरलैपिंग होगी तो उस ओवरलैपिंग को पॉजिटिव ओवरलैपिंग, डिफरेंट फेज की ओवरलैपिंग होगा तो उस ओवरलैपिंग को नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। लेकिन अगर फेज ही ना मैच करे तो उसे जीरो ओवरलैपिंग बोलेंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बात करते हैं। देखना, जैसे S और S आपस में ओवरलैप कर रहा है, तो S और S की ओवरलैपिंग पे एक S का पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, दूसरे वाला S भी अपने पॉजिटिव के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो इसको कौन सा ओवरलैपिंग बोलेंगे? पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक। अगर मैंने आपसे कहा कि S और P की ओवरलैपिंग करनी है, तो अब S का पॉजिटिव नोड P के पॉजिटिव नोड के साथ ओवरलैप करेगा, तो इस ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और अगर S का पॉजिटिव P के नेगेटिव के साथ ओवरलैप करें तो इसको बोलेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग। लेकिन अगर यही S का ओवरलैपिंग देखो कुछ इस तरीके से ओवरलैप करे तो इसको क्या बोलेंगे? जीरो ओवरलैपिंग। सेम इसी तरीके से PP का ओवरलैपिंग आएगा। मान लो PP के ओवरलैपिंग पे दोनों P का पॉजिटिव या दोनों P का नेगेटिव एक साथ ओवरलैप करें, सेम फेज में ओवरलैपिंग होगा तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा, अपोजिट फेज में ओवरलैपिंग होगा तो नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा। तो मान लो हमने क्या किया कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, दूसरे वाले का नेगेटिव और इसके पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव एक साथ ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो ये कौन सा ओवरलैपिंग होगा? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और अगर दोनों पॉजिटिव भी ओवरलैप एक साथ करेंगे तो भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा। ये भी पॉजिटिव ओवरलैप करें, सेम फेज है तो ये होगा पॉजिटिव ओवरलैपिंग। लेकिन अगर अपोजिट फेज ओवरलैप करें तो नेगेटिव ओवरलैप होगा। जैसे कि मैं इसका पॉजिटिव और इसका एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव आपस में ओवरलैप करा रहा हूँ, ये आपका नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा। लेकिन सोचो जरा, एक का ये पोर्शन किसी दूसरे के दूसरे पोर्शन से, यानी कि एक का x किसी दूसरे के y के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये तो ओवरलैपिंग ही नहीं होगी ना, इसको क्या बोलेंगे? जीरो ओवरलैपिंग। ये हो गया जीरो ओवरलैपिंग। पॉजिटिव या नेगेटिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, जीरो ओवरलैपिंग से कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा। तो लिखेंगे देयर आर 3 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग: पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ? सेम फेज ओवरलैपिंग।
नेगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब अपोजिट फेज ओवरलैपिंग, और जीरो ओवरलैपिंग का मतलब नो फेज ओवरलैपिंग, यानी कि कोऑर्डिनेट मैच नहीं कर रहा है, नो फेज ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग, 3 टाइप के ओवरलैपिंग है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, जबकि जीरो फेज के ओवरलैपिंग से कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। दोनों से बॉन्ड विल फॉर्म। एंड नो बॉन्ड फॉर्म। जीरो ओवरलैपिंग से कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा। नोट कर लिया बेटा? ठीक है, अब इधर देखिए, नेचर ऑफ कोवेलेंट। ओवरलैपिंग के टाइप के ऊपर कोवेलेंट का क्या नेचर होता है। नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओवरलैपिंग की टाइप एंड कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर। सोचो, अगर कभी भी ओवरलैपिंग हेड ऑन हेड हो, उसे एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? 2 टाइप के ओवरलैपिंग यहाँ पे होगा, एक एक्सियल ओवरलैपिंग, इसे या हम हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग। इस एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग से मैं किसी बच्चे को दे दूंगा, वो कल दे देगा। आप एक चाबी लेते जाइए। कौन सा? नीचे ड्रॉअर में डालते हो जा रहा, ड्रॉअर नीचे है ना? नहीं, एक ये कौन सा वाला बेटा? S11। हाँ, बच्चे को पता है, वो वहाँ डाल देगा। ठीक। हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। ये क्या हो गया? एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग। दूसरा है लेटरल ओवरलैपिंग। या इसी को साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं। लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज। साइड वाइज का मतलब साइड साइड का ओवरलैपिंग, और लेटरल का और एक्सियल का मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग। और देखते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग अगर है तो उससे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। और इससे क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक पाई बॉन्ड बनाता है। आओ देखते हैं, सबसे पहले S और S की ओवरलैपिंग होती है, तो भैया S और S की ओवरलैपिंग से दोनों, अब स्फेरिकल है ना बेटा, तो स्फेरिकल है तो भैया हमेशा कैसे ओवरलैप करेंगे? हेड ऑन ही ओवरलैप करेंगे। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और सिग्मा SS बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 S आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो सिग्मा SS। अब एक S और एक P अगर ओवरलैप करे, तो ये S ओवरलैप कर रहा है तो वही कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर सकता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये इसका पोर्शन। तो इससे कौन सा बॉन्ड बन रहा है बेटा? क्या हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है ना, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा SP ओवरलैपिंग। अब अगर ये पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ भी ओवरलैप करेंगे तब भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। दूसरा, PP की ओवरलैपिंग। अब PP का जो ओवरलैपिंग है वो 2 तरीके से हो सकता है। पहला, P का ऑर्बिटल जो है ये दूसरे वाले P के ऑर्बिटल के हेड ऑन ओवरलैपिंग करे, ऐसा हो सकता है। और जब इस तरीके से ओवरलैप करेगा तो कुछ ये वाला बॉन्ड बनेगा। ये देखो, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। कौन सा? PP, सिग्मा PP। अब मान लो ये मान लो इस तरीके से, ये मान लो ये PZ है। P के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। कौन कौन से?
पी एक्स पी वाई पी जेड। तो मान लो पी जेड आपस में ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा, सिग्मा पी जेड। चलो पी के बजाय यहाँ सिग्मा पी जेड लिख देता हूँ। सिग्मा क्या बना, पी जेड। ओके गुड। अगर पी का दूसरा, इसे एक्सियल ओवरलैपिंग बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो पी का एक एक्स ये है आपका पी वाई, और इसी तरीके से एक और है पी वाई, ये देखो पी वाई। तो ये पी वाई और पी वाई जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो भी कौन सा ओवरलैपिंग होगा इस बार, सिग्मा या सॉरी कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है इसमें, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये साइड ओवरलैप करेंगे तो इससे पाई ओवरलैपिंग बनेगा। तो पाई बॉन्ड जब बनता है तो कुछ इस तरीके से बनता है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे और इस तरीके से बनेगा, इसे बोलेंगे पाई बॉन्ड। पाई क्या हो गया, पी वाई। सेम इसी तरीके से जब हम पी जेड का ओवरलैपिंग कराएंगे बेटा, ये पी जेड हो गया, सॉरी ये पी वाई हो गया, इसी के साथ पी एक्स और पी एक्स की ही ओवरलैपिंग करा सकते हैं। तो जब पी एक्स और पी एक्स की ओवरलैपिंग कराएंगे तो भी ये दोनों आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग ही करेंगे, और उस केस में भी जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा। अब इसका जो पाई बन रहा है वो कौन सा पाई है, पाई पी एक्स। एक और बात ज़्यादा ध्यान देना, अगर मैंने एंगल साइड चेंज कर लिया, इसको ऐसे समझते हैं, इसको एक्स माने, ये वाई और ये जेड, ठीक, ये ऐसे। तो मान लो एक्सिस आपका जेड एक्सिस है, तो ओवरलैपिंग किस एक्सिस पे हो रहा है, जेड एक्सिस पे। तो मेरे ये जेड एक्सिस कौन सा, ये वाला जेड एक्सिस जब ऊपर से आकर के ओवरलैप करेगा तो जेड और जेड हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और ये वाला पोर्शन कैसा ओवरलैप कर रहा है, साइड बाई साइड, और ये वाला ओवरलैपिंग कौन सा हो रहा है, साइड बाई साइड। तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड, सिग्मा, कौन सा कर रहा है, पी जेड आपस में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और पी एक्स पी वक्स आपस में कौन सा बना रहे हैं, और ये पी वाई भी आपस में क्या बना रहे हैं। लेकिन सोचो अगर मैं इसी को आपसे ये बोलूँ कि, लिख देता हूँ इस पर, वो मैं खुद ही भूल जाऊँगा क्या बोलना, ये है आपका x, ये आपका y, और ये मेरा है z, ठीक है, ठीक। अब ये x है, ये y और ये z। अगर एक्सिस जिस पर ओवरलैपिंग चल रही है वो खुद ही x एक्सिस की ओवरलैपिंग हो, तो ये ओवरलैपिंग किस पर चल रही है, x एक्सिस पे। अब बताओ हेड टू हेड कौन आपस में मिल रहा है, इस बार x आपस में ऐसे हेड टू हेड मिल रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, किससे, पी एक्स से, और पी वाई से, और पी जेड से। अगर मान लो ओवरलैपिंग वाई एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस पे हो रहा है ओवरलैपिंग, अब पी वाई से, पी वाई सिग्मा, पी एक्स और पी जेड। तो क्या हर बार पी जेड से ही सिग्मा बनेगा, नहीं, किस बात पे डिपेंड कर रहा है ये, कि किस एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ ओवरलैपिंग एक्सिस, अगर मैं आपसे कहूँ ओवरलैपिंग एक्सिस आपका जेड एक्सिस है, अगर ओवरलैपिंग एक्सिस कौन सा है, जेड एक्सिस है, तो पी जेड से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। बाकी पी एक्स और पी एक्स से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। और पी वाई से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। जिस एक्सिस पे ओवरलैप कर रहा है सिर्फ वही सिग्मा बनाएगा, बाकी सब पाई बनाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो इस बार एक्सिस जो है वो एक्सिस में एक्स एक्सिस लेके चलता हूँ, उस केस में पी एक्स और पी एक्स क्या बनाएगा, पी वाई और पी वाई क्या बनाएगा, पाई। और पी जेड क्या बनाएगा, पाई बनाएगा। अगर मैं एक्सिस को आपका जेड एक्सिस से वाई एक्सिस कर लेता हूँ, आप बताओ पी वाई और पी वाई एक दूसरे से क्या बन, सिग्मा। पी एक्स और पी एक्स क्या बनाएगा, पाई। पी जेड और पी जेड क्या बनाएगा, पाई। तो क्या कोई ज़रूरी है कि पी जेड ही हमेशा सिग्मा बनाएगा, नहीं। लेकिन अगर कहीं पे कुछ भी ना लिखा हो, कोई एक्सिस ना लिखा हो, तो हम लेके चलेंगे पी जेड हमेशा सिग्मा बनाएंगे, ऐसा हम मान के चलेंगे। कब मानेंगे ऐसा, जब कहीं कुछ भी ना दिया हो तो हम मान के चलेंगे कि पी जेड सिग्मा बन। क्या बात क्लियर हो गई, नोट करें इसको, इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और उसके बाद फिर अब एक और बात, तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा बॉन्ड मजबूत बनेगा, सिग्मा या पाई, क्यों, हेड ऑन ओवरलैपिंग है ना, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से बॉन्ड एरिया
ज़्यादा होता है, बॉन्ड एरिया ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और ये मजबूत बॉन्ड बनाता है। और पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। क्यों वीक हो रहा है? क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, तो फिर से एक और बात, अगर एक और बात बताना ज़रा, अगर मैं आपसे कहूँ कि पी एक्स और पी वाई आपस में ओवरलैप कराओ, बताओ। इसको ऐसे समझता, पी एक्स की ओवरलैपिंग से हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ, पी वाई की ओवरलैपिंग से साइड बाई साइड ओवरलैपिंग हुआ, पी जेड की ओवरलैपिंग से भी साइड बाई साइड ओवरलैपिंग हो रहा है। हेड ऑन, ये दोनों साइड बाई, ये साइड बाई। अब पी एक्स और पी वाई आपस में ओवरलैप कर पाएंगे क्या? ये पी एक्स का है, ये पी वाई है, दोनों आपस में ओवरलैप कर पाएंगे नहीं। कौन सा ओवरलैपिंग होगा? जीरो। क्या इस पर बॉन्ड बनेगा? तो अगर मान लो कहीं पी एक्स पी वाई है तो आपस में ओवरलैपिंग क्या हो गया? जीरो ओवरलैपिंग, नो बॉन्ड। चाहे एक्सिस कोई भी क्यों ना हो। अगर मैं पी वाई का पी जेड के साथ ओवरलैप कराऊंगा, अब बताओ, अभी भी पी वाई का पी जेड के साथ ओवरलैपिंग भी नो बॉन्ड। पी जेड का पी एक्स के साथ ओवरलैपिंग से भी नो बॉन्ड। कोई बॉन्ड इन सबसे नहीं बनेगा, ना पी एक्स से पी एक्स का पी वाई के साथ, ना पी वाई का पी जेड के साथ, ना पी जेड का पी एक्स के साथ। कोई भी 90 डिग्री वाले एक्सिस आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते। ओवरलैप करने के लिए दोनों सेम फेज में आना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? गुड। इस तरीके से आप इसको नोट करेंगे तो आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पता चल गया। तो आप एक नोट पॉइंट यहाँ पे इसको नोट करेंगे, उसके बाद एक और नोट पॉइंट लिखेंगे, फिर जाकर का आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस बॉन्ड थियरी कंप्लीट होगा। और इस वैलेंस बॉन्ड थियरी कंप्लीट होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। ठीक है ना? और आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करेंगे। चल नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखेंगे एक, देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन extent of overlapping. The strength of bond depends on extent of overlapping. Overlapping जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा, यही ना? अब बताओ, तो नेक्स्ट पॉइंट, पैराग्राफ चेंज करें, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड the extent of overlapping is higher, the extent of overlapping is higher. In case of sigma bond, the extent of overlapping is higher than pi bond, than pi bond. Hence sigma bond is more stronger than pi bond. Hence sigma bond is more stronger than pi bond. चलो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या कर लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था बेटा? बॉन्ड किया था ना। कितने टाइप के बॉन्ड हमने पढ़े थे? 3 टाइप के। कौन कौन से? कोवैलेंट, आयनिक एंड डेटिव बॉन्ड। फिर मैंने आयनिक बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर, फजान रोल, कोवैलेंट कैरेक्टर, इसके बारे में डिस्कशन किया था, ये किया था। उसके बाद फिर अगले लेक्चर हम लोगों ने बॉन्ड पैरामीटर के बारे में डिस्कशन किया था। बॉन्ड पैरामीटर में एक पैरामीटर आपका छूटा हुआ है, कौन सा पैरामीटर है? डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्लास में आप याद दिलाएंगे सबसे पहले कि सर आपको डाइपोल मोमेंट करवाना है। आप वहाँ पे कोने में कहीं अपनी कॉपी में लिख दीजिए, याद, क्योंकि मैं भूल जाऊँगा फिर दिक्कत होगी। इतने सारे बैचेज हैं तो भूल जाते हैं कौन क्या कराया क्या नहीं कराया। तो आप मुझे याद दिला देंगे कि बॉन्ड पैरामीटर में आपको डाइपोल मोमेंट कराना है। फिर डाइपोल मोमेंट कराने के बाद आगे बढ़ेंगे और हमारा सबसे लास्ट थियरी चलेगी, उस थियरी का नाम होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ लिया है, उसके बाद आयनिक कैरेक्टर को, फजान रोल, कोवैलेंट कैरेक्टर पढ़ लिया है, वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ लिया है, VSEPR थियरी पढ़ लिया है, लेविस एंड कोसेल थियरी पढ़ लिया है, ठीक। और बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ लिए, एक पैरामीटर को छोड़ करके बाकी सारे बॉन्ड पैरामीटर पढ़ लिए हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस पढ़ लिए हैं। अब हमें डिस्कस क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी।
और आज हम लोगों ने ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया है। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ने के बाद ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर का नाम होगा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक, या फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट करें, जो आप बोलोगे, क्योंकि ये उसके बाद इस चैप्टर के जस्ट बाद ऑर्गेनिक ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक स्टार्ट कर लेंगे। उसका रीज़न क्या है कि ये जो चैप्टर है इसी चैप्टर के बेस ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो इस चैप्टर के जस्ट बाद हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। फिर ऑर्गेनिक जब कंप्लीट होगा तब जाके थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम्स 2 बचेगा, वो करेंगे, ठीक है ना। चलो ओके, थैंक यू।